हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज ऋषिका और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे इनसाइट आईएएस के क्विज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस मंथ की अगर आप लोगों को देखनी है या प्रीवियस लेसन देखनी है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। आज हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बचे हुए है वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं आज। फिर कल हम लोग गवर्नमेंट स्कीम से स्टार्ट करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन से। ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन से रिलेटेड आपको करेक्ट बतानी है। फर्स्ट है कि इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन जो है एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो कि यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा देखा जाता है। सेकेंड है कि इसका एम है कि यहाँ पे सिक्योर करना। इट मीन्स कि यहाँ पे जो प्लांट्स के लिए जो पेस्ट आपका दिया जाता है, प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करना, साथ ही साथ इफेक्टिव एक्शन होना कि इसको यहाँ पे प्रिवेंट कर सके, साथ ही साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेट करना। तो ये सारा काम है जो कि आपका यहाँ पे प्लांट के पेस्ट से रिलेटेड है कि इसको सही तरीके से स्प्रेड करे, इंट्रोडक्शन सही तरीके से करे, इसका इफेक्टिव एक्शंस लेकर चले। थर्ड है कि ये सिर्फ एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कि यहाँ पे आपका प्लांट हेल्थ के लिए बनाया गया है। तो इसके लिए आपको बताना है, मे बी आप लोग पहली बार ही यहाँ पे सुन रहे होगे तो नो इशू। चलिए देख लेते हैं इसमें करेक्ट क्या है। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर सेकंड एंड थर्ड। सो यहाँ पे अगर हम लोग करेक्ट की बात करें तो तीनों स्टेटमेंट ही यहाँ पे करेक्ट है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। ओके, नॉट बी, इट्स सी। आइए करेक्ट देख लेते हैं, पूरा डिटेल देख लेते हैं। इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन की बात करूं तो ये 1951 की मल्टीलैटरल ट्रीटी है जिसमें कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन का है उसके द्वारा ये आपको देखने को मिलेगा, जिसका एम है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड सिक्योर कोऑर्डिनेटेड है, इफेक्टिव एक्शन लेना है कि कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ इंट्रोडक्शन और जो पेस्ट का आपका स्प्रेड है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं प्लांट का और प्लांट प्रोडक्ट्स का। इस कन्वेंशंस को आप देखोगे तो कल्टिवेटेड प्लांट्स का जो यहाँ पे प्रोटेक्शन है उसके भी बियॉन्ड देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये जो कन्वेंशन है ये आपका यहाँ पे कुछ गवर्निंग बॉडी जो कि आपका हर एक पार्टी में है उसके द्वारा यहाँ पे बनाया गया है, जिसको हम लोग कमीशन ऑन फाइटोसैनिटरी मेजर्स भी कहते हैं। एक सेकेंड। तो ये रही इसकी कमीशन ऑन फाइटोसैनिटरी मेजर्स। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो कि सिर्फ ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है जो कि प्लांट हेल्थ के लिए इसको स्पेशली बनाया गया है, तो इसलिए इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे, पीट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, इसके बारे में आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि पीट्सबर्ग जो क्लाइमेट डायलॉग है ये आपका जर्मनी के द्वारा होस्ट किया गया था। सेकेंड है कि यहाँ पे एक फोरम प्रोवाइड किया जाता है इनफॉर्मल हाई लेवल पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए, और मेनली यहाँ पे जो मेन फोकस होता है वो इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशन के लिए है और क्लाइमेट एक्शन के एडवांसमेंट के लिए है। थर्ड अगर देखें तो रिसेंटली इंडिया के द्वारा यहाँ पे वर्चुअल जो पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया गया है, और कुछ यहाँ पे तरीका भी रखा गया है इंडिया के द्वारा कि कैसे यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स और सोसाइटी है जो कोविड-19 के बाद इमर्ज होने वाली है उसको कैसे टैकल करके चल सकेंगे। तो आइए यहाँ पे करेक्ट आंसर देखते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो यहाँ पे अगर करेक्ट की बात करूँ तो अगेन तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी हो गया। ये जर्मनी के द्वारा ही आपका यहाँ पे होस्ट किया गया था। साथ ही ये हाई लेवल पॉलिटिकल डिस्कशन है जिसमें कि इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशन होता है और इसके ऊपर क्लाइमेट एक्शन के ऊपर बात किया जाता है। इस बार ये वर्चुअल मीटिंग हुआ था क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि सारे यहाँ पे वर्चुअल मीटिंग ही हो रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग हो रहा है जिसमें कि ये लोग क्लाइमेट डील से रिलेटेड जो भी यहाँ पे चैलेंजेस है उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अगर पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के बारे में कुछ बेसिक देखें तो ये जो क्लाइमेट डायलॉग है ये ओरिजिनली आपका जर्मन के जो चांसलर है एंजेला मार्कल उनके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया था, और इसको जर्मन के जो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट है उनके तरफ से इसको होस्ट किया गया था। इसका एम तो आप लोग समझ ही गए हो। साथ ही ये को चेयर किया जाता है जर्मनी के द्वारा और यूके के द्वारा, तो ये भी ध्यान रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है सेंट्रल एशियन हाईवे के बारे में, तो आपको फिर से करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि सेंट्रल एशियन हाईवे जो है ये एक लार्ज कॉन्टिनेंटल एरिया ऑफ जो यूरेशिया का है उसको कवर करता है, और ये आर्कटिक और साथ ही साथ इंडियन ओशन के बीच में है, और यहाँ पे आइलैंड चेन्स भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। सेकेंड है कि सेंट्रल एशियन जो वाटर बर्ड्स फ्लाई वेज है ये एक एक्शन प्लान है जिसमें कि जो माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स है उसको कंजर्व करना है, उनके हैबिटेट को कंजर्व करना है। थर्ड है कि रन ऑफ कच्छ और जो मैराइन यहाँ पे आपका नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये मेजर साइट है यहाँ पे माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स के लिए, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो करेक्ट आपको बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेक्ट की बात करें तो तीनों स्टेटमेंट अपने आप में ही करेक्ट है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज, एक सेकेंड ब्लर हो गया, यस,
सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज जो है एक लार्ज कॉन्टिनेंट को कवर करता है, जिसमें आपको यूरेशिया भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ ऊपर जो आर्कटिक ओशन है और नीचे जो इंडियन ओशन है उसके बीच वाला रीजन देखने को मिलेगा। तो इसमें बहुत सारे आइलैंड चेन्स है, ऑब्वियस है। और साथ ही साथ ये जो एक्शन प्लान लाया गया था ये कंजर्व करने के लिए जो भी माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स हैं, यानी कि जो दूसरे कंट्रीज से उड़ के हमारे यहाँ आते हैं और या फिर दूसरे कंट्रीज़ में होते हैं, या उनके हैबिटाट को प्रोटेक्ट करने के लिए। साथ ही साथ जो माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स का जो मेजर साइट है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पक्षी उड़ के आते हैं, तो वो यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है और मेराइन नेशनल पार्क है और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, आइए देख लेते हैं, ये सारी बातें हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर रेसिड्यू बर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके कारण बहुत ज़्यादा दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो करेक्ट आपको बताना है फर्स्ट। लेकिन यहाँ पे 50% जो सारे क्रॉप रेसिड्यू जो बर्न होते हैं हमारे कंट्री में वो यहाँ पे राइस क्रॉप के रेसिड्यू होते हैं। सेकंड है कि एनजीटी के द्वारा यहाँ पे बैन किया गया था क्रॉप रेसिड्यू, वो भी कुछ स्टेट में। थर्ड है कि जो प्राइमरी ट्रस्ट ऑफ एयर एक्ट 1981 है, इसके द्वारा आप देखोगे कि जो इंडस्ट्रियल और ऑटोमोबाइल रिलेटेड पोल्यूशन है उसको कम किया गया है और ये यहाँ पे जो बर्निंग ऑफ बायोमास और जो क्रॉप रेसिड्यू है इससे ये डील नहीं करते। ओके, तो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे आप लोग थर्ड स्टेटमेंट में ही थोड़ा फोकस कर सकते हो कि ये जो प्राइमरी ट्रस्ट ऑफ एयर एक्ट 1981 है, यानी कि प्रिवेंशन और कंट्रोल करना है पोल्यूशन को, तो ये इस कानून का मेन काम है कि पोल्यूशन को कम करना है। तो क्रॉप रेसिड्यू से पोल्यूशन तो होता ही है, इसीलिए दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में आप लोग देखते हो कि दिवाली के टाइम में कितना ज़्यादा पोल्यूशन लेवल हो जाता है और पटाखे बैन करना पड़ता है, यानी कि पटाखों को आप लोग को फोड़ना नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि बायोमास के बर्निंग और क्रॉप रेसिड्यू के बर्निंग में ये कोई भी डील नहीं करते। तो थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी इनकरेक्ट हो गया, तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट ए है। देखिए हर एक दिन आपको मैं ऐसा क्वेश्चन जरूर दिखाती हूँ जिसमें आपके कॉमन सेंस को बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को समझ पाओगे। ओके, एनजीटी के द्वारा बैन किया गया था क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग, जो कि राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब वाले रीजन में बहुत ज़्यादा होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। यहाँ पे करेक्ट बताना है फर्स्ट है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें कि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाता है। और ये कैसे किया जाता है, तो वर्ल्ड का जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर है इसी के द्वारा कंजर्व किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, सस्टेनेबल यूज़ किया जाता है। सेकंड है कि इसका एम है कि रेसिपिएंट को इंश्योर करना कि वो यहाँ पे बेनिफिट को शेयर करे जो भी यहाँ पे प्लांट जेनेटिक मटेरियल से वो इस्तेमाल करते हैं। थर्ड है कि ये मैंडेटरी नहीं है कि यहाँ पे ट्रीटी को रेटिफाई करना है इस तरीके का प्लांट जेनेटिक मटेरियल को एक्सेस करने के लिए। तो आप करेक्ट आपको बताना है फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सोच सकते हो थर्ड स्टेटमेंट में, देखिए ये भी वैसे ही है, बेवकूफ़ बनाने वाली क्वेश्चन है। थर्ड स्टेटमेंट आप देखो कि ये मैंडेटरी नहीं है कि इस ट्रीटी को रेटिफाई करना होगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि प्लांट जेनेटिक मटेरियल का तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। प्लांट जेनेटिक मटेरियल कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए कि सनफ्लावर की प्लांट है, उसके सनफ्लावर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि आपको चाहिए कि उसके जिन में कुछ मॉडिफाई किया जाए, उसके जिन को कुछ और ज़्यादा रेक्टिफाई उसके जिन को कुछ और ज़्यादा जो है आप लोग होता है ना कि थोड़ा और मॉडिफाई करें, या फिर दूसरे प्लांट के जिन, रोज़ के प्लांट के जिन के साथ उसको मिक्सअप करें, मिक्स एंड मैच करके फिर न्यू प्लांट्स जो है आपका उससे जो है वो प्लांट्स हो, फ्लावर्स हो न्यू तरीके के। तो आप लोग सोचिए जब सनफ्लावर के जिन और जब यहाँ पे रोज़ के जिन एक साथ मिक्सअप करके एक प्लांट के अंदर उसको डाला जाएगा, तो फिर उसमें क्या होगा कि आपको सनफ्लावर, रोज़ मिक्सअप फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, कुछ न्यू तरीके के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, या फिर इसमें आप लोग को अलग अलग तरीके का सनफ्लावर्स और रोज़ की ही कुछ कैटेगरी देखने को मिलेंगे। तो इसको कहते हैं प्लांट जेनेटिक। ठीक है, जैसे आप लोग देख ही रहे हो कि बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है और जेनेटिक सीक्वेंसिंग का काम किया जा रहा है। ये हमारे ह्यूमन बॉडी में भी किया जा रहा है कि जेनेटिक सीक्वेंसिंग क्या हो रहा है कि जैसे हमारे माता पिता को अगर किसी भी तरीके का डिजीज़ है, जैसे कि डायबिटिक है, अगर मान लीजिए कोई महिला को डायबिटीज़ है, वो अगर प्रेग्नेंट है, तो क्या किया जाएगा कि उनकी बॉडी से जीन निकाला जाएगा और उस जीन को मॉडिफाई किया जाएगा, यानी कि उस जीन को यहाँ पे मॉडिफाई किया जाएगा जिस जीन के थ्रू ये डायबिटीज़ वाली जो प्रॉब्लम है वो ट्रांसफ़र होती है। ये जेनेटिक प्रॉब्लम है क्योंकि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जाता है, तो इस जीन को मॉडिफाई करके जो है फिर से ये जीन को आपके उनके बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाएगा। तो इससे क्या होगा ना कि वो उस जीन को मॉडिफाई ही कर दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा कि आगे आने वाले जनरेशन को उस तरीके की बीमारी नहीं होगी। तो यही जेनेटिक जो जीनोम सीक्वेंसिंग हो रहा है ना, ये काफ़ी न्यूज़ में भी है और काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल भी हो रहा है और इससे काफ़ी फ़ायदा भी देखने को मिलेगा लॉन्ग रन में। तो इसलिए यहाँ पे आप सोचिए कि प्लांट जेनेटिक मटेरियल जो कि आज के डेट में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा, ये ऐसा तो नहीं है कि ओपनली और फ्रीली कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसके लिए इस ट्रीटी को यहाँ पे साइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस ट्रीटी का साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप लोग प्लांट जेनेटिक मटेरियल को जो है इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपका थर्ड स्टेटमेंट आप जैसे ही एक्सक्लूड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो कि सी है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। यस,
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस ट्रीटी का एम यही है कि कंट्रीब्यूशन को यहाँ पे रिकॉग्नाइज कराना है जो फार्मर्स का है, जिससे कि क्रॉप का डाइवर्सिटी हो सके। अब देखिए कि सनफ्लावर एक अलग जगह उगता है और रोज़ की प्लांट एक अलग है, लेकिन दोनों की जिनको मैं मर्ज कर दी और एक ही प्लांट लगा दी, तो उसमें आपको दोनों तरीके के प्लांट देखने को मिलेंगे। हाँ, इसका प्रोसेस और भी है, जिसे हाइब्रिड प्रोसेस भी कहा जाता है, बट ये जिन के कारण क्या होगा कि आपको कुछ और मॉडिफिकेशंस देखने को मिलेगा, न्यू फ्लावर्स निकल कर आएंगे, डाइवर्सिटी भी देखने को मिलेगा। तो इससे हम लोग ग्लोबल सिस्टम भी इस्टेब्लिश कर पाएंगे, जिससे कि फार्मर्स, प्लांट ब्रीडर्स और जो साइंटिस्ट है उनको यहाँ पे एक्सेस हो पाएगा प्लांट जेनेटिक मटेरियल्स का। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आते ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। जब कोल को जलाया जाता है तो इससे नंबर ऑफ एयर बॉर्न टॉक्सिक्स और जो पॉल्यूटेंट है वो निकल कर आता है। तो क्या क्या निकलता है? मरकरी, लीड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस का बेसिकली जो आंसर होता है वो डी होता है, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि इसमें इतना कौन एक एक करके याद करेगा कि कोल को जलाने से क्या क्या निकलता है, फॉसिल फ्यूल को जलाने से क्या निकलता है, पेट्रोल से क्या निकलती है, एक एक करके याद करना ये इम्पॉसिबल है। इसलिए इस तरीके का स्टेटमेंट बनाया जाता है, तो आप लोग इसको ऑल ऑफ द अबव करके आ सकते हो। साथ ही अगर आए एशियाटिक लाइन के बारे में है, इसके बारे में हम लोग PT 365 में पढ़े थे। फर्स्ट कि वर्ल्ड का ओनली आपको देखने को मिलेगा एशियाटिक लाइन कहाँ है, तो गिर नेशनल पार्क में है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात में है। सेकेंड है कि इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में रखा गया है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। थर्ड है कि इसकी जो IUCN रेड लिस्ट है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि IUCN रेड लिस्ट जो है, जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ के फेमस जितने भी स्पीसीज़ हैं उनका तो एटलीस्ट आपको याद करके रखना है, क्योंकि इनका यहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है। और जैसे ही ये आप लोग इनकरेक्ट करते हो आपका आंसर निकल जाएगा, जो कि ए है। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, इनकी जो यहाँ पे आप लोग देख लो इंडेंजर्ड है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे एम्पेरर पेंगुइन के बारे में। तो अगेन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि एम्पेरर पेंगुइन जो है, ये सारे लिविंग जितने भी पेंगुइन स्पीसीज है सबसे शॉर्टेस्ट होते हैं, और ये पाया कहाँ जाता है? इंडेमिक है अंटार्कटिक, यानी कि वहीं इसी रीजन में पाया जाता है। सेकंड है कि ये सिर्फ ओनली पेंगुइन स्पीसीज है जो कि ब्रीड करता है अंटार्कटिक विंटर के दौरान। थर्ड है कि डिसअपियरिंग जो सी आइस है वो यहाँ पे, यानी कि आप लोग देख रहे हो कि बर्फ़ के बड़े बड़े सिल्ले जो है डिसअपियर हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो यहाँ पे जो इम्पेरर पेंगुइन्स है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहे हैं। एज एनिमल्स जो है यूज़ इट एज अ होम बेस फॉर देयर ब्रीडिंग सीजन, यानी कि इतने बड़े बड़े आइस के सिल्ली पे ही रहते हैं, वो उनका हैबिटाट है और ब्रीडिंग सीजन्स के लिए भी वो उसी को इस्तेमाल करते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ पे आइस शीट जो है वो यहाँ पे पिघलते जा रही है और मेल्ट होते जा रही है, तो इसके कारण इनके जो हैबिटाट है वो यहाँ पे डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा है। तो आपको करेक्ट बताना है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेक्ट की बात करें तो थर्ड तो बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड भी बिल्कुल करेक्ट है, बट फर्स्ट यहाँ पे इनकरेक्ट है। आपको पता होना चाहिए कि ये सारे पेंगुइन स्पीसीज से छोटा है कि नहीं और ये एंडेमिक है कि नहीं अंटार्कटिक का। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगेन यहाँ पे फैक्ट्स फिगर को ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया। तो ये आप लोग देख सकते हो कि इम्पेरर पेंगुइन जो है ये टॉलेस्ट होता है और हेवीएस्ट होता है, छोटा नहीं होता है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो इस तरीके का, और अंटार्कटिक वाले रीजन में तो पाया ही जाता है, नो डाउट। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी पेंगुइन स्पीसीज है जो कि अंटार्कटिक विंटर में ही ब्रीड करती है और इसमें इनका जो है पॉपुलेशन जैसे बढ़ता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़े होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपका एक यूनिक से टॉपिक है, डेट इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़। इसमें आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि कॉमन है लेकिन डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी है, ये एक प्रिंसिपल आपको देखने को मिलेगा यूनाइटेड नेशन FCCC के तहत। साथ ही सेकंड है कि यूनाइटेड नेशन FCCC के द्वारा कंट्रीज़ को एनेक्स फर्स्ट और नॉन एनेक्स फर्स्ट में यहाँ पे आपका डिवाइड किया गया है। एनेक्स फर्स्ट जो है ये आपका डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए है और नॉन एनेक्स फर्स्ट जो है ये आपका डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए है। CBDRRC और एनेक्स क्लासिफिकेशंस जो है ये कॉडिफाई किया गया है कहाँ पे? तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। अगेन आपको करेक्ट बताना है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट ओनली। तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट बता सकते हो। कुछ भी नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इस तरीके के क्वेश्चंस थोड़ा सा आप लोग को छोड़ भी देना चाहिए अगर आप लोग ने कभी भी इस टॉपिक को नहीं पढ़ा या फिर डिस्कस नहीं किया है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो गया, इट मीन्स की फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। आइए देख लीजिए, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़ है, ये ऑब्वियस है कि यूनाइटेड नेशन FCCC का ही ये पार्ट है, ये इसके अंदर आता है। एनेक्स 1 और नॉन एनेक्स 1 है। एनेक्स 1 जो है ये आपका डेवलप्ड नेशंस के लिए है और नॉन एनेक्स 1 जो है ये आपका डेवलपिंग नेशंस के लिए, तो वहाँ पे उल्टा कर दिया गया था, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो फर्स्ट मल्टीलैटरल ब्लॉक है जिनके द्वारा क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया वो कौन है? एशियान, बिम्स्टेक, यूरोपियन यूनियन या फिर G20 मेंबर्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन UPSC में पूछा जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, दैट इज यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन है जो कि पहले ऐसे मल्टीलैटरल ब्लॉक है जिनके द्वारा क्लाइमेट इमरजेंसी जो है डिक्लेयर किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कार्बन ऑफसेटिंग, तो करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि कार्बन ऑफसेटिंग जो है एक कंट्री को अलाउ करता है कि वो अपने खुद के इमिशन रिडक्शंस के टारगेट को रीच करे और फंडिंग इमिशंस जो है वो रिडक्शन करे दूसरे कंट्री में। सेकंड है कि यूनाइटेड नेशन क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है ये 1987 के क्योटो प्रोटोकॉल के ही अंदर इसको सेटअप किया गया था, जो कि फर्स्ट मेजर आपका कार्बन ऑफसेटिंग स्कीम है। थर्ड है कि कार्बन ऑफसेट्स जो है ये इंडिविजुअल के द्वारा, कंपनीज़ के द्वारा और कंट्रीज़ के द्वारा भी ये लाया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगेन एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। कार्बन ऑफसेटिंग के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंट्री को यहाँ पे अलाउ किया जाता है, जैसे इंडिया है तो हम लोग को अपने रिडक्शंस करना ही है, यानी कि जो कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है हम लोग को अपना टारगेट तो यहाँ पे अचीव करना है, लेकिन हम लोग बाई फंडिंग इमिशन रिडक्शन इन अदर कंट्री, यानी कि हम लोग अपने कंट्री में तो ये अचीव करने का कोशिश कर ही रहे हैं, बाकी साथ साथ हम लोग दूसरे कंट्री को भी ऐसा सहयोग करें कि वो भी अपने यहाँ जो है कार्बन इमिशन को कम करे, ये इसका मतलब हो गया। और क्योटो प्रोटोकॉल के तहत इसको सेटअप किया गया था। और कार्बन ऑफसेट कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री के, इंडिया की कोई कंपनी ही करेंगे या इंडिया का सरकार ही करेगा। हम जैसे इंडिविजुअल भी इसको कर सकते हैं, कार्बन इमिशंस को कम करने के लिए जो है हम लोग दूसरे कंट्रीज़ को भी इस तरीके से जो है ना उनको फंड कर सकते हैं कार्बन इमिशंस के लिए, कार्बन इमिशन रिडक्शन के लिए। ओके, सो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। सो अब आते हैं नेक्स्ट डेजर्ट लोकस्ट के बारे में। वेरी इंटरेस्टिंग, हम लोग कई बार पढ़े और अभी तो तबाह हो गया था राजस्थान वाला एरिया, एमपी वाला एरिया। चलिए देख लेते हैं। डेजर्ट लोकस्ट जो है ये यूजुअली ब्रीड होता है ड्राई सीजन में, ड्राई एरिया में, जैसे कि यूथोपिया है, सोमालिया, एरिट्रिया और अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में। सेकेंड की लोकस्ट जो है टिड्डे, ये इसको हम लोग पैसिव फ्लायर्स कहते हैं और ये ऑलवेज वेट करते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग विंडी कंडीशंस का, और ये विंड को ही फॉलो करते हैं, जिस डायरेक्शन में हवा बहती है उसी डायरेक्शन में ये हो लेते हैं। थर्ड है कि हिस्टोरिकली अगर देखें तो लोकस्ट कंट्रोल जो है ना, इसमें क्या किया जाता है कि ओरेगानो फॉस्फेट पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है, और वो भी रात में नाइट रेस्टिंग प्लेसेस ऑफ द लोकस्ट, यानी कि जहाँ पे वो रेस्ट करते हैं वहीं पे इस तरीके का स्प्रे किया जाता है। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ईस्टर्न आपको देखने को मिलेगा, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका है जिसमें कि आपका सोमालिया, इरिट्रिया और यूथोपिया है। और सेकंड की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें आप लोग को थोड़ा इनकरेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए कि क्यों इनकरेक्ट है, और ये बिल्कुल सही है क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स का ही ये स्प्रे किया जाता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। आइए देख लेते हैं डेजर्ट लोकस्ट, जो कि आपको देखने को मिले ग्रास होफर की फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये मेनली आपके सेमी एरिड वाले या फिर डेजर्ट रीजन में ही ये रहते हैं और वहीं पे ब्रीड करते हैं, और मेनली आप देखोगे कि डेंस वेजिटेशन में पाए जाते हैं। और ये यहाँ पे राजस्थान वाली रीजन में भी देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि इंडो कैंगेटिक वाले प्लेन हो, गोदावरी, कावेरी और डेल्टा, ये रीजन में नहीं देखने को मिलेगा। राजस्थान में क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ड्राई है, आपका डेजर्ट भी है, इसलिए वहाँ पे जाता है। ग्रीन वेजिटेबल्स को यहाँ पे ज़रूरत है हॉपर डेवलपमेंट के लिए। साथ ही साथ इंडिविजुअल की बात करें या फिर स्मॉल आइसोलेशन ग्रुप की बात करें तो लोकस्ट जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। लार्ज स्केल ब्रीडिंग हैपन्स जो है वो सिर्फ तभी कंडीशन में होता है जो कि काफ़ी फेवरेबल होते हैं उनके नेचुरल हैबिटाट के लिए, डेजर्ट के लिए और सेमी एरिड रीजन के लिए। गुड रेंज जो है, यानी कि अच्छी बारिश अगर होगी तो इससे एनफ जो है ग्रीन वेजिटेशन यहाँ पे निकल कर आता है। क्या हम लोग देखते हैं कि ये सारी जो लोकस्ट है ना, ये ड्राई सीजन में जैसे इथोपिया, सोमालिया और जो एरिट्रिया वाला रीजन है उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसको हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। साथ ही साथ आप देखोगे कि जुलाई अक्टूबर जो है ये नॉर्मल लाइफ होता है जब वो यहाँ पे अर्ली अराइव होते हैं। तो इसका आंसर यही है कि अनयूजुअल जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है 2018 का, अगर हम लोग अरेबियन सी में देखें तो साइक्लोनिक स्टॉर्म जो कि मेकुनु और लुबान है वो यहाँ पे ओमन में स्टक किया था, यमन में ये स्टक किया था, और हेवी रेन हुआ था जिसके कारण जो है इनहैबिटेड जो आपका डेजर्ट ट्रैक है वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म्ड हो गया था लार्ज लेक में, तो इसलिए ये भी देखने को मिलता है। और साथ ही साथ मूवमेंट जो है ना स्ट्रॉन्ग विंड से नहीं, ये वेस्टर्ली विंड से ही आपका यहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि वेस्ट की तरफ जो बहता है उसको वेस्टर्ली विंड कहते हैं, वेस्ट से ओरिजिनेट होकर जो बहता है। साथ ही आप देखो ये कि ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग विंडी कंडीशंस का ये वेट करता है और उसी से जो है इस तरीके से आपका फैलता है, नहीं। नेक्स्ट कमिंग टू द हीट वेव्स, करेक्ट आपको बताना है। फर्स्ट है कि मेट्रोलॉजिस्ट के द्वारा यहाँ पर डिक्लेयर किया गया हीट वेव्स जब मैक्सिमम डे टेम्परेचर जो है किसी लोकेशन का 40 डिग्री सेल्सियस से क्रॉस हो जाता है तब उसको हम लोग हीट वेव कहते हैं। सेकंड है कि कोई भी लोकेशन जहाँ पे डिपार्चर अगर 6 डिग्री से ज़्यादा हो गया, यानी कि नॉर्मल से 6 डिग्री ज़्यादा हो गया तो उसको हम लोग सीवियर हीट वेव कंडीशन कहते हैं। थर्ड है कि हीट वेव जो है ना जनरली आपको एक मंथ तक देखने को मिलेगा। फोर्थ है कि सारे पार्ट ऑफ इंडिया जो है ना वो यहाँ पे हीट वेव का एक्सपीरियंस नहीं करते, तो ऑब्वियस है बिल्कुल करेक्ट है।
ओके तो 4 स्टेटमेंट तो करेक्ट है, इससे हमारा एक ऑप्शन तो खत्म हो गया। थर्ड देखिए, अ हीट वेव स्पेल जनरली लास्ट फॉर ए मंथ, नहीं कुछ दिन तक रहता है, 3 से 4 दिन तक रहता है, मंथ तक हो सकता होगा तो आप लोग सोच सकते हो कितने लोग जो है झुलस के मर ही जाएंगे। तो थर्ड तो यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो चलिए थर्ड जैसे ही आप रिमूव किया आपका आंसर आ गया। यानी कि 2 स्टेटमेंट तो आपको पढ़ना ही नहीं पड़ा, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और यही बेसिक रोल प्ले करता है आपका मल्टीपल जब ऑप्शन होता है तो, यानी कि 2 से ज़्यादा ऑप्शन होता है तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है जिसमें कि इस तरीके का हीट वेव कंडीशन देखने को मिलता है। हीट वेव क्या होता है? हीट वेव आपको देखने को मिलेगा जब यूजुअल टेम्परेचर से 40 डिग्री अगर क्रॉस कर जाए तो उसको हीट वेव कहते हैं। और लोकल किसी भी एरिया का जो टेम्परेचर होता है अगर उसमें नॉर्मल से 6 डिग्री अगर बढ़ गया तो उसको हम लोग हीट वेव के कंडीशन में लाते हैं। ठीक है, मिनिमम 4 डेज ये रहता है और लॉन्गेस्ट अगर रिकॉर्डेड अगर हम लोग देखें तो 2015 का ही था जो कि 18 से 31 मई तक था, उससे ज़्यादा आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, सारे पूरे इंडिया जोन में तो आपको नहीं देखने को मिलेगा, साउथ में कहाँ से आपको हीट वेव देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि साइक्लोन अम्फन जो है वो करंट हीट वेव को आपका इन्फ्लुएंस किया था कि नहीं। तो करेंट जो इवेंट था उसमें आपको बहुत सारे हीट देखने को मिला था और ये आपका साइक्लोन अम्फन के बाद ही हुआ था। तो ये कंफर्म रोल है कि आज के डेट में हीट वेव जो है वो स्पेल होता है। और साइक्लोन अम्फन जो है ना वो एक मैसिव सुपर स्टॉर्म था जिसके द्वारा 700 किलोमीटर यहाँ पे ट्रैवल भी किया गया था और साथ ही साथ ये मैक्सिमम मॉइस्चर लाने में भी काफ़ी हेल्प किया था, वो भी बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में। और सारे मॉइस्चर जो है जो कि अदरवाइज़ आप देखोगे कि जब थंडर स्टॉर्म के टाइम में ये बन जाता है और रेनफॉल होता है तो ये डिप्लीट हो जाता है ओवर वास्ट एरिया में, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंडिया का कोल्ड वेव जोन कवर। ओके चलिए अब ठंडा भी देख लेते हैं, गर्म देख लिए तो पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, कहाँ कहाँ आपको सबसे ज़्यादा जो है ठंड देखने को मिलता है। तो आई थिंक ये सारे नॉर्थ के स्टेट है और नॉर्थ में आपको कोल्ड वेव तो देखने को मिलता ही है, शीत लहर जिसको बोलते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, येस डेफिनेटली, क्योंकि ये सारे नॉर्थ के, अगर साउथ के कोई स्टेट हो जाते हैं जैसे कर्नाटक, केरल, तो फिर थोड़ा बहुत सोचने को वहाँ पे बनता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल कार्बन सिंक कौन कौन से हैं? अब देखिए फिर ये एक जनरल क्वेश्चन आ गया कि नेचुरल कार्बन सिंक कहाँ कहाँ का कार्बन जो है वो सिंक होता है। तो ये ग्रासलैंड है, सॉइल है, ओशन है, कोरल रीफ है या फिर नेचुरल गैस प्यूरिफिकेशन प्लांट है। तो सबसे बड़ी अजीब सी बात है कि नेचुरल गैस प्यूरिफिकेशन प्लांट है, इसमें कार्बन सिंक कैसे होगा? तो सोचना आपको बस इसी में है, बाकी तो ठीक है जो भी होगा देख लिया जाएगा। अगर फिफ्थ में आपको डाउट हो रहा है कि नहीं इसमें नहीं हो सकता तो बस आपका काम यहीं पे बन गया, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है कि नहीं, देख लीजिए। 3 मेन यहाँ पे नेचुरल कार्बन सिंक होते हैं जैसे कि प्लांट हो गया, सॉइल हो गया, ओशन हो गया, जिसमें कि कार्बन आपका सिंक होते ही रहता है। लेकिन और भी आप देख सकते हो ग्रासलैंड, एग्रीकल्चर लैंड या फिर नदर्न बोरियल फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, पीट बॉक्स या फिर फ्रेश वाटर लेक्स हो गया, कोस्टल इकोसिस्टम हो गया, कोरल रीफ हो गया, ये सब में आपका जो कार्बन सिंक है वो यहाँ पे चलता ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि ये जो नेचुरल गैस प्यूरिफिकेशन प्लांट है ये आपका क्यों लाया गया है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है, या तो यहाँ पे ड्राई आइस क्लॉगिंग जो हो जाता है गैस टैंकर में उसको अवॉइड करना है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन ना हो सके। 3% मैक्सिमम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा यहाँ पे परमिट नहीं किया जाएगा। तो नेचुरल गैस प्यूरिफिकेशन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए ही लाया गया था। सो गाइज हमारी ये लेसन भी कंप्लीट हो गई। आई थिंक कि यहाँ पे 13-14 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, मैं यहाँ पे नहीं काउंट कर पाई कि कितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व, मोर देन 10 है। सो आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि आपको आउट ऑफ उतने क्वेश्चन से कितने आपके मार्क्स आए। बहुत अच्छा लगता है आप लोग शेयर करते हो, मैं डेली देखती हूँ, डेली आप लोग को हार्ट देती हूँ, तो अपने आप में इंप्रूवमेंट करने का कोशिश कीजिए। बहुत बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं सीरियसली। अगर आप लोग यहाँ पे मान लीजिए कि 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन में से अगर आप लोग को 7 या 8 मार्क्स से भी ज़्यादा आ रहा है ना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप लोग इस तरीके का टफ लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो फिर यूपीएससी में थोड़ा आप लोग को जो है ना रिलैक्स देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। अगर ये लेसन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो कमेंट करना ना भूले एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।